हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का विषय है पुनर्जागरण। वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है पुनर्जागरण, जो यूरोप में हुआ था उसके बारे में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। तो क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के हर पहलू को छूते हुए विस्तृत विवरण दीजिए। पुनर्जागरण रेनेसा, यानी कि रेनेसा बोला जाता है, ये इतावली का एक शब्द है जिसका मतलब होता है फिर से जागना। यूरोपियन समाज में रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात 5वीं से 9वीं सदी को अंधकार युग कहा जाता है, जहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? 5वीं से 9वीं सदी तक। और रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जन्म। अंधकार युग के पश्चात लोगों की मरी हुई चेतना जागृत हुई, जिससे कला, विज्ञान, शिक्षा और मानवता से लेकर बौद्धिक क्षेत्रों में विकास हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच इस जागृति ने चर्च को चुनौती दी और आडंबरों से निकलने में शक्ति हासिल की। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में हुआ और तत्पश्चात बाकी यूरोप में फैल गया। अब देखो भाई, पुनर्जागरण का नामकरण कैसे हुआ, कि ये कैसे प्रकाश में आया। पुनर्जागरण का नामकरण 1860 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैकब वर्कहार्ट ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा में यूरोप में आई चेतना जागृति को रेनेसा नाम दिया। वर्कहार्ट प्रमुख इतिहासकार लियो पांड्रा के शिष्य थे। लियो पांड्रा राजा साम्राज्य को ही इतिहास मानते थे, परंतु वर्कहार्ट राजनीति के साथ साथ समग्र मानव पहलू को इतिहास मानते थे। कहने का मतलब ये है, इसका नामकरण जैकब वर्कहार्ट की बुक थी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा, और इस बुक के अंदर उसने इस रेनेसा का जिक्र किया था, यानी कि पुनर्जागरण का जिक्र किया था। और ये एक प्रमुख इतिहासकार हुआ करते थे, लियो पांड्रा उसके शिष्य थे। जो इनका गुरुजी थे ना, वो यही मानते थे कि शासक, राजा, साम्राज्य यही इतिहास है। लेकिन इनका जो शिष्य था ना बर्कहार्ट, उसने बोला नहीं सर, यही इतिहास नहीं है। इतिहास वह देखो जो समग्र चीज़ों को लिया जाए, जैसे मानव जीवन के सब पहलू उसके अंदर सम्मिलित किए जाएं, वही इतिहास है। ठीक है, तो जैकब वर्कहार्ट ने ये नाम दिया था ये जो पुनर्जागरण का। विभिन्न विद्वानों ने पुनर्जागरण का अर्थ अपने अपने अनुसार लगाया है। अभी मैंने ये ज़्यादा हार्ड वाली परिभाषाएं नहीं ली हैं, ईजी ली हैं। एक तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही कहते हैं, देखो भाई क्या बोलते हैं नेहरू जी, पुनर्जागरण वस्तुतः विद्या का पुनर्जन्म, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास था। अब ये बिल्कुल ईजी सी है, जिसमें पुनर्जागरण वस्तुतः विद्या का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास ही इन्होंने पुनर्जागरण माना है भाई। इनमें देखो सारी चीज़ें आ रही, वैसे तो परिभाषा अच्छी बनाई है और याद भी रह जाएगी, ईजी है। अब आगे देखो, स्वेन क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। पुनर्जागरण मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ था, यानी कि यहाँ मध्य युग खत्म होता है और यहाँ आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। उनका समुच्चय बोधक था ये पुनर्जागरण। डेविड के अनुसार मध्य युग में धर्म के ठेकेदारों ने यूरोप में मानवीय बुद्धि को गुलाम बना रखा था और मानव बुद्धि में बंधन से मुक्ति को ही पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो परिभाषा है डेविड वाली, ये भी इजी है भाई। देखो, मध्य युग में धर्म के ठेकेदारों ने यूरोप में मानवीय बुद्धि को गुलाम बना रखा था, यानी कि मानसिक तौर से वो लोग गुलाम हो रखे थे और इस मानव बुद्धि का बंधन से मुक्त करवाया था, वही पुनर्जागरण है। बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों तीनों परिभाषाओं में दम है भाई, देख लेना। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लिखोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, परिभाषाएं डाल के वैसे आप समीक्षा कर सकते हो। इस तरह पुनर्जागरण इस बौद्धिक आंदोलन का नाम जिसने एक नई चेतना को जन्म दिया, यही एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने नई चेतना को जागृत किया। पुनर्जागरण के कारण, ये पुनर्जागरण क्यों हुआ था, कि लोगों में क्यों जागृति आई थी, इसके कुछ कारण हम डिस्कस करते हैं, जिससे हमारी भी समझ बढ़ेगी और लिखने में भी परेशानी नहीं होगी। पुनर्जागरण क्यों हुआ था, इसके कारण देखो। एक तो व्यापार का विकास हो चुका था। मेन बात तो भाई इसमें ये थी, लोगों से मिले हैं, चाहे व्यापार का मार्ग हो, चाहे धर्म युद्ध हो, चाहे नई नई चीज़ें सीखनी हो, सबसे नवाचार बढ़ा है। नवाचार का मतलब तकनीकी सीखी हो, तो इससे ना लोगों की समझ प्रखर हुई। यूरोपीय लोगों की, जो 5 से 9वीं शताब्दी तक ना अंधकार युग में जी रहे थे, और बाद में ये लोग है ना, इनके मानवीय विचार भी प्रफुल्लित हुए हैं, दिमाग भी इनका डेवलप हुआ है और ये नई चीज़ें सीखने की कोशिश करने लगे। ये बात वही होगी, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं ना, हम उसी हिसाब से ढलना शुरू कर देते हैं। एक चीज़, नई चीज़ सीखते हैं लोगों में जाके, तो यहाँ पे वही हुआ। एक तो होगा व्यापार का विकास। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा कारण था व्यापार। व्यापार से समाज में साधन संपन्न व्यापारी वर्ग उत्पन्न हुआ भाई, जो सामंत और चर्च के खिलाफ होने लगा था। वही अपने बारे में सोचने लगे थे। व्यापारी वर्ग सूद पर रुपया लेता और लगाता था, यानी कि ब्याज के ऊपर रुपया लेता था और लगाता था, और चर्च इन उसूलों के मानता नहीं था। चर्च के खिलाफ होता भाई ब्याज लेना और देना।
व्यापारी वर्ग अच्छाई बुराई करने में भी तर्कवादी हो गए थे। भाई व्यापार कर रहे हैं तो बिना ब्याज के या सूद के इधर उधर पैसा नहीं करेंगे तो व्यापार चलेगा नहीं। तो ये भी एक तरह से पुनर्जागरण का मेन कारण था। नगरों का उदय, देखने को तो ये इजी लगते हैं, लेकिन नगरों के उदय से पुनर्जागरण कैसे हुआ, मन में विचार आता होगा। लेकिन नगरों के उदय से क्या हुआ, बड़े बड़े नगर विकसित हुए जिससे लोग स्वतंत्र महसूस करने लगे। जैसे बड़े बड़े हैं इटली शहर, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपिल्स, ये प्रगतिशील थे, कोई डेवलप हो रहा था, कोई अपना विकास कर रहा था, और लोगों ने नगरों का जीवन स्वतंत्र लगा गाँवों के बजाय। जैसे पहले सामंतवाद के अंदर दबे पड़े थे, वो जाके शहरों में रहने लगे तो एक स्वतंत्र जीवन उनको मिला, तो वो अपने बारे में सोचने लगे, उस जीवन के बारे में सोचने लगे, वो दबावों से बाहर निकलने लगे। एक तो नगरों का उदय का कारण यही है। अब नेक्स्ट देखो, भौगोलिक खोजें। अब भौगोलिक खोजें, सामुद्रिक खोजें की थी वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने। वो क्यों की थी, वो कुस्तुतुनिया पर है ना तुर्कों का अधिकार हो गया था, और तुर्कों के अधिकार होने के बाद है ना थोड़ा सा कट गया था ये भूमध्य जो सागर का एरिया ना, इटली का तो उनका वर्चस्व था, लेकिन बाकी यूरोप से वो लोग कट गए थे। तो बाकी यूरोपियों ने ना समुद्र से अन्य देशों से जुड़ने के लिए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। वो भी एक तरह से डेवलपमेंट का एक प्रमुख कारण था, यानी कि पुनर्जागरण का एक कारण था, क्योंकि वहाँ से भी नवाचार आ रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, नई चीज़ें ला रहे थे, मसाले ला रहे थे, कुछ भी लगाओ, मतलब व्यापार बढ़ रहा था। तो ये भौगोलिक खोजें एक आदमी ने नहीं कि फिर पूरी दुनिया को खोज निकाला था। तो ये भौगोलिक खोजें भी पुनर्जागरण का कारण है, यानी कि उसी काल के हैं ये। पूर्व से संपर्क, धर्म युद्ध हुए थे भाई, इनके 200 साल चले थे। धर्म युद्ध क्या थे, इस्लाम का उदय हो चुका था, तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था। कस्तुनतुनिया कहाँ होता था, ये आगे पढ़ेंगे, दे रहा है। कस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था। कस्तुनतुनिया कहाँ पर था, रोम का एक हिस्सा हुआ करता था, और इसमें बोंजेटाइन साम्राज्य उस समय था, 1453 ईस्वी के आसपास पतन हुआ था। तो इसमें क्या था, पूर्व से संपर्क बढ़ा धर्मयुद्धों के कारण। कैसे बढ़ा, धर्मयुद्ध होते थे करीब 200 साल तक, इनकी कहानी चली है लंबी, यानी कि वैचारिक मतभेद थे इनमें, इस्लाम का और ईसाइयों का। ठीक है, इसमें क्या था, एशिया से लोग आ रहे थे, यहाँ से यूरोप से जा रहे थे, तो यूरोपियों ने इनमें जितने भी लोग मिले ना उनसे नवाचार लिए, यानी कि नई नए विचार आए, नई नई चीज़ों के बारे में जाना, तो उससे भी पूर्व से संपर्क बढ़ा, यानी कि उन लोगों से सीखने को मिला। जैसे धर्म युद्धों के कारण पूर्वी देशों से पश्चिमी यूरोपियों का संपर्क बढ़ा, जो चीन से छापाखाना कुतुबनामा वस्त्र की जानकारी मिली, और भारतीय गणित और यूनानी दर्शन की भी जानकारी मिली। ठीक है, इन्होंने अपने विचार डेवलप करे थे इन लोगों से मिलके। जैसे हमारे साथ नहीं होता, कोई नया व्यक्ति हमसे जुड़ता है या कोई समझदार हमें ज़्यादा लगता है तो हम उसके विचारों को ग्रहण करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम कहने का मतलब उससे प्रभावित होते हैं। तो वही बात होती है, कुछ सीखना होता है ना, तब प्रभाव होता है लोगों का भी। तो वही बात इनके साथ हुई। अब एक हो गया कस्तूनतुनिया का पतन। अभी बताया ना, रोमन का हिस्सा होता था पूर्वी रोम का, और इसमें 1453 ईस्वी में बोंजेटाइन का साम्राज्य था, और ये तुर्की के अधीन होगा भाई, तुर्कों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया। कस्तूनतुनिया में यूनानी ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला और कारीगरी का काफ़ी बड़ा महत्व था, क्योंकि इसके अंदर समझदार और पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन वो अरबों को पसंद नहीं करते थे, वो यूरोप की तरफ निकल लिए और जाकर इटली के अंदर बस गए, और इटली से ही पुनर्जागरण हुआ है। हालांकि गए हैं, फ्रांस में भी गए हैं, जर्मनी में भी गए, इंग्लैंड में, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका था वो इटली में बस गया। और फिर इटली में पुनर्जागरण का ये भी एक कारण होता है। ये पूछ सकते हैं ना कि इटली में पुनर्जागरण क्यों हुआ, इधर तो हम पुनर्जागरण के कारण पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इटली के पढ़ रहे हैं तो इटली का एक मेन कारण ये भी है कि वहाँ पर एक पढ़ा लिखा तबका आकर रहने लगा था और समाज का विकास कर दिया उन लोगों ने। ठीक, अब आगे देखो, मंगोल साम्राज्य का महत्व। अब मंगोल साम्राज्य का महत्व क्या था, जो चीन के अंदर एक चीनी शासक था कुबलई खान, वो मंगोली था, और उसका शासन था 13वीं शताब्दी में। वो क्या करता था, वो देश विदेश के विद्वानों को बुलाता था और वहाँ विचारों का जमघट लगता था, यानी कि नई नई चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलती थी। और तो इटली का जो एक वेनिस यात्री था मार्को पोलो, वो 13वीं सदी में इसके शासन में आया था, और यहाँ से उसने क्या क्या सीखा, नवाचार, यानी नई चीज़ें को लिखा साथ में, और साथ में सीखा, जैसे कागज का आविष्कार और छापे खाने की तकनीकी को इटली में जाकर बताया, और इन नवाचारों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। अब देखो छापे खाने का आविष्कार, ये हम वैसे ऊपर कर चुके, लेकिन देख लो छापे खाने का आविष्कार से क्या हुआ, कागज और छापे खाने ने लोगों की सोई हुई बुद्धि को जगा दिया, तर्क की क्रांति विकसित हुई, जो पुनर्जागरण का कारण बनी। अरब वासियों ने चीन से कागज बनाना सीखा था, और फिर अरब वासियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा था, और स्पेनियों ने यूरोप में फैल गया, यानी कि इटली के लोगों ने भी सीखा था। ठीक है, इटली सबसे अच्छा कागज बनाने का हब बन गया, क्योंकि यूरोपियों ने सीख लिया। आप ऐसे लिख सकते हो स्पेन नहीं, तो यूरोपियों ने
अरबों से सीख लिया और छापे खाने की सहायता से क्षेत्रीय भाषाओं में छपाई होने लगी और जनसाधारण को साहित्य में रुचि बढ़ी। अब क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा तो जनसाधारण भी अपने साहित्य की तरफ, जैसे अरब का लिखा हुआ, प्लूटो का लिखा हुआ, इन चीज़ों में इन लोगों का रुझान बढ़ा और जागृति आई, यानी कि दिमाग डेवलप हो गया था और ये अपने बारे में सोचने लगे थे, चिंतन करने लगे थे अच्छाई बुराई का पढ़ाई लिखाई के साथ। तो ये कारण है छापे खाने का आविष्कार। अब नेक्स्ट देखो, प्राचीन साहित्य में अभिरुचि। अब जब बेकन, पेट्रार्क, दांते आदि युग निर्माता हुए, जिससे लोग साहित्य में अभिरुचि रखने लगे, क्योंकि इन लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखना शुरू करा। वही बात है कि फिर साहित्य की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। एक तरह से मनोरंजन की चीज़ भी हो गई बुक पढ़ने की। अब आ जाओ भाई विज्ञान की उन्नति। इस काल में जो पुनर्जागरण हुआ है, क्योंकि पुनर्जागरण कोई ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर 10 साल में हुआ है, काफ़ी टाइम लगा, 13 से 16वीं सदी। तो उस बीच में विज्ञान की भी भाई उन्नति हुई है, जो चर्च के अंधविश्वासों के खिलाफ हो गया था, यानी कि अंधविश्वास कमजोर पड़ने लगे थे, लोगों की तर्क बुद्धि का विकास होने लगा, बिना ठोस प्रमाण के अफवाहों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब अफवाहों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोगों की तर्क शक्ति बढ़ चुकी थी। कोपरनिकस का सिद्धांत, गैलीलियो की दूरबीन आविष्कार, हार्वे का रक्त परिसंचरण सिद्धांत, क्योंकि ये लोग सिद्धांत देकर प्रूफ कर चुके थे जनसाधारण के सामने, तो लोगों का भौतिक की तरफ दिमाग हो गया था, बुद्धिजीवी वर्ग था, उसको समझ में आ गया था कि भाई चर्च में काफ़ी अफवाहें हैं। ऐसी आदरी वसेलियस था जो शरीर विज्ञान का सिद्धांत बताया था, यानी जब प्रूफ के साथ दे दिया ना तो लोगों में तर्क बढ़ गई कि इसका क्या प्रूफ है, क्या कारण है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो वो आडंबरों से निकलने लगे थे। अब नेक्स्ट देखो, सामंतवाद का पतन। सामंतवाद में निम्न तबका अराजकता की स्थिति में था। 15वीं सदी के पूर्व तक इससे लोग परेशान थे। इटली में तो कम था, लेकिन बाकी यूरोप के अंदर काफ़ी इससे लोग परेशान थे। तो सामंतवाद का पतन पता चल गया था भाई, इसमें कितने दास थे, कितने लोग परेशान रहते थे, इनसे दासता के अंदर काम करवाया जाता था। अब लोग वैधानिक तरीके से काम करने लगे थे और सामंतवाद से निकलना चाहते थे, तो वो भी एक कारण था पुनर्जागरण का। अब नेक्स्ट देखो भाई, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ था, फिर इटली से निकलकर बाकी यूरोप में गया था। ठीक है, अब बोलते हैं कि भाई इटली की भौगोलिक स्थिति प्रायद्वीपीय थी। भूमध्य सागर के मध्य में स्थित होने से व्यापार समृद्ध हुआ और एक दूसरे देशों से नवाचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, एक तो उसका जो स्थिति थी ना वो प्रायद्वीपीय थी। ठीक है, अच्छे बंदरगाह थे, व्यापार अच्छा चल रहा था, कमाई कजाई अच्छी होती है तो अपने आप ही डेवलपमेंट ठीक होता है। एक तो ये कारण था, और बाकी यूरोप में अभी उतना अच्छा आदान प्रदान या उतना अच्छा व्यापार नहीं था। एक तो मेन यही लगाओ। इटली वासियों पर रोम के वैभव का प्रभाव था। भाई रोम कितना बड़ा साम्राज्य था, कैसा उसका वैभव था, तो इनके एक साइकोलॉजिस्ट इनके दिमाग में ये था कि भाई हम और दुनिया से ज़्यादा डेवलप हैं, तो उस प्रभाव की प्रेरणा भी इनको औरों से अलग लेकर ऊपर ले गई। गौरवपूर्ण परंपराएं प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिस कारण जागृति ज़्यादा आई। बड़े बड़े धनी लोगों ने अपनी धन संपदा को कला और साहित्य में लगाया। फ्लोरेंस नगर का शासक लोरेंजो कला और साहित्य का प्रशंसक था। अब देखो, जब बड़े बड़े लोग अपनी धन संपदा लगाने शुरू कर देते हैं जिस भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का विकास होना लाजमी है। अब नेक्स्ट देखो भाई, यूरोप के अन्य देश 14वीं सदी में सामंती ढांचे के अंदर धंसे थे, परंतु इटली समृद्ध हो रहा था, किसमें? व्यापार और शिक्षा में। ये मेन कारण। इटली की बजाय अन्य यूरोपीय देश धार्मिक क्रियाकलापों को ज़्यादा महत्व देते थे। इटली में धर्म का कम था और अन्य ज़्यादा देते थे। ये भी एक डेवलपमेंट पहले हुआ। इस्लाम के उदय के पश्चात ईसाई और इस्लाम में आपसी टकराव हुए, जिन्हें धर्म युद्धों का नाम दिया गया। इस प्रकार आपसी विचारधारा के टकराव से यूरोपीय देशों के अरबों से संबंध बिगड़ गए और कस्तूनतुनिया से पढ़ा लिखा तबका इटली में आकर बस गया, बाकी यूरोप में कम गए। देखो, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं कि कस्तूनतुनिया पर अधिकार होने के बाद जो पढ़ा लिखा तबका था वो इटली की तरफ सरक लिया भाई, और इटली में आकर बस गए। टेक्नोलॉजी भी उनकी विकसित हुई। 11वीं सदी में विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू हुई, बाकी यूरोप में शिक्षा इसके पश्चात आई। पादुआ, बोलोनिया विश्वविद्यालयों से उत्कृष्ट आई। देखो, उस समय इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय 11वीं सदी में ओपन हो चुके थे। नेक्स्ट देखो, रोम ईसाई धर्म का केंद्र था। सर्वोच्च धर्मगुरु पोप रोम शहर में निवास करते थे। कुछ पोप विद्या और शिक्षा प्रेमी भी थे भाई। देखो, हर चीज़ के ना कुछ गलत होता है तो कुछ सही भी उसमें निकलता है। जैसे उसमें चर्च में आडंबर ज़्यादा थे, लेकिन उसमें कुछ लोग, कुछ पोप अच्छे भी हुए हैं, इन विद्या और शिक्षा प्रेमी थे। पोप निकोलस पंचम ने सेंट पीटर के चर्च का निर्माण करवाया। इसी प्रकार पोप लियो दसम तथा जूलियस सेकंड ने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। अब नेक्स्ट देखो, इटली में सामान का आदान प्रदान रेशम मार्गों से होता था। एशिया के देशों से संबंध अच्छे थे। विजयनगर साम्राज्य में इटली व्यापारी मार्को पोलो इसी रास्ते से पहुंचे थे।
भाई उसका सामान आता था एशिया से मंगाता था और बाकी देशों में ये खुद मुनाफा कमाता था यूरोप के अंदर। चालाक देश था। एशिया का सामान इटली में पहुंचता था, फिर इटली उस सामान को यूरोप में पहुंचाती थी और यूरोप से मुनाफा कमाती थी। नवीन जलमार्गों की खोज से पहले भूमध्य सागर पर इटली का अधिकार था, जिससे व्यापार में समृद्ध हुआ और इसी समृद्धि से पुनर्जागरण इटली में सबसे पहले हुआ। व्यापार तो मेन था ही, वही बात है बार बार। वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल जैसे बड़े बड़े शहर इटली के पास थे, जो समकालीन यूरोप से अधिक विकसित थे। ज्ञानी विज्ञानी पढ़े लिखे लोग इस्लाम उदय के पश्चात इटली में आकर बस गए, इससे ज्ञान का प्रकाश फैला। वेनिस, फ्लोरेंस गणराज्य थे। यहाँ का शासन व्यवस्था का संचालन व्यापारी वर्ग करता था। समितियां बनाकर शासन व्यवस्था तत्कालीन अन्य यूरोपीय समाजों से बेहतर और जीवंत थी। ठीक भाई, समझ में आया होगा। अब देखो भाई, पुनर्जागरण के प्रभाव, परिणाम और देन, महत्व। प्रभाव पूछो, परिणाम पूछो, देन पूछो, महत्व पूछो। ठीक है, ले दे के बाद वही है, बस थोड़ा सा प्रभाव पूछे तो कि क्या प्रभाव पड़ा, परिणाम क्या हुए, क्या ये परिणाम निकले कि दुनिया को क्या देन थी, तो ये देन थी। और महत्व क्या था, महत्व और परिणाम प्रभाव लगभग एक से हैं, वही बात है बार बार। साहित्य का विकास। इटली के साहित्य में पेट्रार्क, दांते, मैकियावली, बोकेसिया आदि के साहित्य ने चिंतन को बढ़ाया। पेट्रार्क मानववाद का जन्मदाता था। उन्होंने स्वर्ग नरक की बजाय लौकिक जीवन को चिंतन का विषय बताया, न कि परलौकिक। परलौकिक क्या होता है, मृत्यु के पश्चात। पहले क्या था, चर्च के अधीन आकर लोग है ना, मृत्यु के पश्चात, चर्च ही नहीं हर जगह ही था ये, मृत्यु के पश्चात वाले जीवन के ऊपर लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहता था। और जो चल रहा है जीवन, उसमें चाहे पाप करो पुण्य करो, उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ये मानवतावाद के ऊपर सोचा है पेट्रार्क ने सबसे पहले। उन्होंने बोला कि भाई लौकिक जीवन का चिंतन करो, उस दूसरी दुनिया को किसने जाना, आप जिस जीवन में हो उसका चिंतन करो, उसके बारे में सोचो, उसके अच्छाई बुराई सोचो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, साहित्य का विकास हुआ और एक ही चिंतन बढ़ा, लौकिक चिंतन। अब नेक्स्ट देखो, दांते। इटली का प्रकांड कवि था भाई ये दांते। इटली का प्रकांड कवि था दांते और पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उसने क्षेत्रीय भाषा में तुस्कान में डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। पहले लैटिन और ग्रीक में साहित्य पढ़ा लिखा जाता था, जो सर्वसाधारण से वंचित रह जाता था। इस तरह दांते ने जो देशभक्ति और मानव प्रेम का पाठ पढ़ाया, क्योंकि इसने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखना शुरू किया और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने से लोगों की समझ प्रखर हुई। पोप और सामंतों की तरफ जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट किया। पोप और सामंतों की तरफ जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट किया कि नैतिक पतन कैसे करते हैं। मैकियावली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की, जो राजनीति से संबंधित था। इंग्लैंड के साहित्यकार, ये तो थे भाई इटली के। ठीक है, और अब देखो इंग्लैंड के साहित्यकार। चौसर उच्च अंग्रेजी भाषा का उच्च कोटि का कवि था। इंग्लैंड में कविताओं के माध्यम से जन जागृति फैलाई, क्योंकि इसने इंटरेस्टिंग कविताएं लिखी भाई, जिसमें लोगों को जन जागृति यानी कि साहित्य के प्रति प्रेम बढ़ा, एक तरह से मनोरंजन भी हुआ। सर टॉमस मूर ने अपनी रचनाओं में यूटोपिया में आदर्श समाज और आदर्श शासन का वर्णन किया। फ्रांसीसी बेकन ने भौतिकता पर निबंध लिखे। शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं से साहित्य को आनंदित बनाया, जो लोगों का मनोरंजन भी सिद्ध हुआ, जैसे एज यू लाइक इट काफ़ी फेमस है, रोमियो एंड जूलियट काफ़ी फेमस है, और जूलियस सीजर आदि काफ़ी सारे लिखे थे, 2-3 का वर्णन कर सकते हो। इसी तरह फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड के साहित्यकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखना शुरू किया। जर्मनी के मार्टिन लूथर ने चर्च को भी चुनौती दे डाली थी। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद करके सामान्य लोगों को चर्च की मनमानी की नीतियों को झकझोर दिया। अब देखो भाई, मानववाद स्वतंत्र विषय के रूप में। मानववाद के जनक फ्रांसीसी पेट्रार्क हैं। 1300 ईस्वी में मानववाद पादुआ विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। धार्मिक क्रियाकलापों के चलते मानव वर्तमान जीवन के चिंतन की बजाय मृत्यु के पश्चात का जीवन का चिंतन करता था, और इसमें यही बात है। तो पेट्रार्क ने क्या करा था, पेट्रार्क कहते हैं कि देनातोले, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंची आदि ने मानववादी विचारधाराओं के प्रसार में योगदान दिया। यानी कि मानव अपने बारे में सोच विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो यही मानववाद है। अब नेक्स्ट देखो, कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में भी काफ़ी सारा योगदान दिया था भाई, कला के क्षेत्र में विकास हुआ था। मध्यकाल में यूरोप में गोथिक शैली प्रचलित थी पुनर्जागरण काल से पहले, और अब एक नवीन शैली का जन्म हुआ था, जिसमें यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय था। इस नवीन शैली में श्रृंगार था, सजावट थी, डिजाइन पर बल दिया जाता था। इस शैली का जन्मदाता था ब्रुनेलेस्की। भवनों में सौंदर्य दृष्टि से फूल, पत्तियों तथा पक्षियों को भी अंकित किया जाने लगा। चबूतरों पर मतलब ऊंचाई पर घरों का निर्माण, पिलरों पर मूर्तियां बनाई जाने लगी। इस काल में बनने वाले भवन देखो भाई, तो ये विकास तो हो रहा था, तो स्थापत्य कला भी काफ़ी विकसित हुई। इसमें मेन तो यही है, पहले गोथिक थी, गोथिक शैली में होते थे थोड़े से वो जो नुकीले टुकीले से होते हैं, और बाद में देखो यूनानी, रोमन और अरबी, इन चीज़ों का प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि ऊंचाई पर बनाने लगे थे।
अच्छे काफ़ी फूल पत्तियों का इस्तेमाल होने लगा था। अब इनमें देखो भवन है कुछ, एक तो इस दौरान बने थे पुनर्जागरण काल के अंदर, रोम का सेंट पीटरबर्ग चर्च, लंदन का सेंट पॉल चर्च, पेरिस में लूब्रेका का महल और स्पेन में स्कोरियल महल और फ्लोरेंस का गिरजाघर यानी चर्च। दरवाजे इसमें तांबे के हैं जिस पर बाइबिल की कथानक है। लोरेंजो गिबर्टी ने ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी को फ्लोरेंस के चर्च पर लिखा था। ये तो होगी भाई इनकी स्थापत्य। अब नेक्स्ट है मूर्तिकला। पहले मूर्तियाँ उनके साधु संतों की बनती थी, यानी उनके पादरी बिशप उनकी बनती होंगी, भिक्षु होते थे उनकी बनती थी। अब मूर्तिकला धर्म के पुराने बंधनों से मुक्त हो गई। दोनातेला एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था, सेंट जॉर्ज की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ करती है वही उनकी। माइकल एंजेलो भी महान मूर्तिकार था, क्योंकि अब ये मनोरंजन के हिसाब से मूर्तियाँ बनाने लगे थे। आने वाले मूर्तिकारों के लिए ये मूर्तिकार प्रेरणा साबित हुए। मूर्तिकला में सौंदर्य बोध की भावना विकसित हुई। पहले सौंदर्य बोध कम था, अब है ना जो भी चीज़ बन रही थी वो सौंदर्यता थी या इंजॉयमेंट के लिए बनाई जा रही थी, अभी देखने में अच्छा लग रहा हो तो मूर्तिकला का भी विकास हुआ। चित्रकला, चित्रकला का तो काफ़ी सारा प्रभाव पड़ा था पुनर्जागरण में। देखो लियोनार्डो दी विंसी ने, इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था, इसने मोनालिसा का और लास्ट सपर चित्रों को बनाया। मोनालिसा में प्राकृतिक चित्रांकन आज भी लाजवाब है। एक प्राकृतिक रूप से उसमें चित्रांकन किया, वो एक लेडीज है मोनालिसा की तस्वीर में जो देखी हुई होगी सभी ने, वो उसी समय के हिसाब से बहुत बढ़िया चित्रकारी थी। वो किसने बनाया था? वो लियोनार्डो दा विंसी ने। वो देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। और उस समय में कोई भी सोशल मीडिया या कुछ भी नहीं होता था, तो वो ऐसी जब चित्रकारी देखते थे तो देखो बिल्कुल कितना आनंदित लोग होते थे। तो वो इस हिसाब से बनाए थे। माइकल एंजिलो मूर्तिकार, प्रसिद्ध चित्रकार थे। माइकल एंजिलो मूर्तिकार भी था और चित्रकार भी था। इसने प्रसिद्ध सजीव द लास्ट जजमेंट को चित्रित किया था। देखो वो लास्ट जजमेंट वही है, वो जो हादसा पकड़ते हैं, एक चित्र है काफ़ी फेमस, वो एनसीईआरटी में भी है। अब देखो राफेल ने क्या किया था? राफेल ने मेडना का चित्र बनाया था जिसमें वात्सल्य प्रेम दिखाया गया था। ईसा मसीह की मम्मी मेडना को बनाया था। अब देखो टिशियन ने पोप पॉल तृतीय एवं सम्राट चार्ल्स पंचम के प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। अब भाई संगीत कला देखो, इस काल में वाद्य यंत्र बहुत लोकप्रिय हुए। इसी पुनर्जागरण के समय वॉयलिन और पियानो का आविष्कार हुआ। पेलेस्ट्रीना सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ था। मार्टिन लूथर ने भी संगीत के विकास में योगदान दिया। भाई संगीत प्रेमी था मार्टिन लूथर भी, जो आगे चल के पढ़ेंगे, धार्मिक सुधार करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में देखो भाई क्या हुआ था? ज्योतिष एवं भूगोल में देखो भाई, पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने इस मत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य केंद्र बिंदु है। जर्मनी विद्वान केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत को गणित के प्रमाणों से पुष्ट कर दिया। गैलीलियो ने पेंडुलम और दूरबीन का आविष्कार किया। आइजन न्यूटन ने, इंग्लैंड का था भाई, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, जो पोलैंड निवासी कोपरनिकस था ना, उससे पहले चर्च ये मानता था कि भाई सूर्य घूमता है और पृथ्वी केंद्र बिंदु है, लेकिन उसने उल्टा बताया कि नहीं, जो सही था वो बताया, पहले उल्टा समझते थे। और चर्च के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसके जो मरने के उपरांत, मरने के पश्चात इसके शिष्य ने ये सिद्धांत को छापा था। ठीक, फिर जाके जनसाधारण के सामने गया, क्योंकि चर्च के खिलाफ बोलना और आफत मोल लेना बराबर बात थी, यानी मौत के घाट उतार दिए जाते थे। इतना चर्च का दबदबा था। अब नेक्स्ट देखो, गणित क्षेत्रों में केपलर ने शंकु संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्टेबिन नामक विद्वान ने दशमलव प्रणाली का प्रचार किया। चिकित्सा शास्त्र में 1548 में नीदरलैंड निवासी पेसिडियम ने मानव शरीर बनावट नामक पुस्तक लिखी। विलियम हार्वे ने रक्त संचार के सिद्धांत का आविष्कार किया। वही चीज़ें हैं, बार बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में आ जाएंगी। रसायन शास्त्र में हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की खोज की। रॉबर्ट बाइल ने गैसों के विस्तार के क्षेत्र में खोज की। कोर्डस ने क्या किया था भाई? गंधक और एल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। भौतिक शास्त्र में पेंडुलम, जो गैलीलियो ने खोज की थी, 1593 में आविष्कार हुआ था और आधुनिक घड़ियों का निर्माण होने लगा था। गिलबर्ट ने मैग्नेटिक संबंधी सिद्धांत का प्रचार किया, जो बिजली का आविष्कार का कारण बना। जी मैग्नेटिक, गिलबर्ट ने किया था भाई इसकी खोज। एयर थर्मामीटर तथा हाइड्रोस्टिक बैलेंस का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। ठीक भाई, ये 2-4 याद रख सकते हो। अगर रखे जाए ना तो ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि मार्क्स बनते हैं, हो सकता है 8 पटे लगें, लेकिन ये मार्क्स लेके आएंगे। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें बार बार वही पढ़ते हैं, 2-3 बार तो रिपीट कर चुके हैं, लेकिन अब देन कारण प्रभाव पड़ रहे हैं तो इसमें भी है। स्पेन, हालैंड, पुर्तगाल के यात्रियों ने सामुद्रिक रास्तों को खोजने में सफलता हासिल की तथा पूरे विश्व को एक दूसरे देशों से जोड़ दिया।
वास्को डी गामा ने भारतीय रास्ता खोजा, कुछ लिखे हैं, सब तो नहीं है। और कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को, और एक है जैक कार्टियर ने कनाडा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट देखो भाई, मानववाद के क्षेत्र में, वही फिर बार बार पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ चुके हैं मानववाद के क्षेत्र में, क्योंकि मानवता से फिर हर जगह पे विचार आते हैं अलग अलग, हर दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसी तरह यूरोप में फैले हैं पहले। पेट्रा के अतिरिक्त दोनातोले, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंसी आदि ने मानववादी विचारधारा के प्रसार में योगदान दिया, और प्राचीन संस्कृति के अध्ययन और मानववादी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए अनेकों विश्वविद्यालय बने, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हेडनबर्ग आदि। और इरास्मस ने इन विचारों को गति दी। ठीक, इरास्मस एक लेखक है भाई इसमें। नेक्स्ट देखो भाई, पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला, मानववादी विचारधारा का विकास हुआ। बात वही है, बार बार आप जितना रिपीट करोगे उतना दिमाग में जाएगा। प्राचीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का अंत हुआ, देशी भाषाओं का विकास हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ, यथार्थ का चित्रण यानी तर्क पर चिंतन हुआ, व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद, संवेदनशीलता, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावादी आदि का विकास हुआ। मतलब ये सभी इसकी विशेषता थी पुनर्जागरण में, विकास ही विशेषता है इसके अंदर। धर्म सुधार, अब आ जाओ भाई, ये जो इंपॉर्टेंट है धर्म सुधार। यूरोप 16वीं सदी के अंदर है भाई ये जो धर्म सुधार हुआ था। ये धर्म सुधार क्यों हुआ था भाई? ये धर्म सुधार हुआ था चर्च के ऊपर हुआ था। मार्टिन लूथर थे एक जर्मनी के विद्वान और भिक्षु भी थे वे, तो उन्होंने हिम्मत जताई थी सबसे पहले कैथोलिक चर्च जो रोम का चर्च था उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि वहीं से सब पास होता था, वहाँ पे पोप बैठता था और पूरे यूरोप के अंदर उन नियमों को लागू कर दिया जाता था जो लोगों को समझ में तो आ रहा था लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था और चर्च के अंडर में धसे जा रहे थे। तो ये हिम्मत जताई थी जर्मनी के मार्टिन लूथर ने। तो देखो पहले हम देखते हैं ईसाई धर्म के अधिकारी, धर्माधिकारियों के। देखो सबसे पहले तो पोप होता था, फिर एक कार्डिनल आता था, फिर बिशप और फिर पादरी। पादरी तो हर चर्च में पाया जाता है ऐसे बिशप और ये, लेकिन पोप कैथोलिक चर्च में बैठते थे, ये एक ही होता था पहले। तो देखो अब क्या हुआ इसमें, मार्टिन लूथर जर्मनी का विद्वान और भिक्षु था। 16वीं सदी तक कैथोलिक चर्च के आडंबर भ्रष्टाचार युक्त हो गए थे। शासक भी पोप के आदेश को नहीं बदल सकता था। पोप चर्च की नैतिकता में गिरावट आई। मतलब वही पोप है ना, वो भ्रष्टाचारी भी हो गए थे, वो वंशानुगत भी चाहते थे, वो हर तरह से पैसा ऐंठना चाहते थे लोगों से, तो वो इस तरह से आडंबर युक्त हो गया था। चर्च में धन का महत्व बढ़ गया था, पदों का गलत फायदा उठाने लगे थे, पैसे से पदों पर नियुक्तियां देने लगे थे, धार्मिक संस्कार बढ़ा दिए, सबके लिए अनिवार्य करके संस्कारों के लिए पैसे में प्रमाण पत्र देने लगे थे। भाई प्रमाण पत्र, शौर्य का प्रमाण पत्र देने लगे थे। इसमें चर्च में ना 7 संस्कार होते हैं ईसाइयों में, तो वो बोलते थे कि हर साल वह संस्कार करवाओ और शौर्य के लिए ना प्रमाण पत्र लो और पैसे, उसके बदले पैसे देने होते थे जनसाधारण को। तो लोग परेशान तो थे लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। चर्च ने गांव गांव बस्ती बस्ती एजेंट लगा दिए। वर्ष में पाप मोचन संस्कार करना अनिवार्य करके पैसे ऐंठने लगे, यानी अनिवार्य करके पैसे ऐंठने लगे। इससे बुद्धिजीवियों की आस्था खंडित हो रही थी, परंतु पोप के आदेश के आगे बोलने की हिम्मत किसी में न थी। अब देखो पोप क्या क्या कर सकता था, उसके अधिकार देखो, मृत्युदंड देने का, कानून बनाने का, नियम लागू करने का, न्याय करना, राजा को बदल सकता था, राजा को सजा भी दे सकता था, शासक के नियम मापदंड खुद पोप तय करने लगा था, वित्तीय अधिकार आदि सब पोप के पास थे। ठीक, ये सब पोप कर रहा था, यानी कि मनमानी भी बहुत सारी हो रही थी। ईसाई धर्म में मान्यता है कि कोई व्यक्ति ईसा मसीह की मूर्ति के सामने चर्च में अपने पाप स्वीकार करके माफ़ी मांगता है तो गॉड उसे माफ़ कर देते हैं। इस मान्यता से लोगों की मानसिकता पर प्रहार किया जाता था और चर्च के द्वारा सालाना पाप मोचन करवाया जाने लगा। एक संस्कार होता था पाप मोचन, वो करवाया जाने लगा, जिससे आमदनी बहुत हो गई चर्च की और पोप विलासिता का चोला ओढ़ने लगा। माफीनामा और शौर्य के प्रमाण पत्र से पैसे ऐंठने लगे, यानी कि भाई खुद तो विलासी बन गए, लोग भरपाई कर रहे हैं, खूब सारा दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, हर तरह से पोप की बल्ले बल्ले, यानी चर्च की बल्ले बल्ले, यहाँ की हर चर्च की ही लगा लो, पादरी तक मजे में है, सब एक अभिजात वर्ग बना हुआ है और अपनी मनमानी समाज के द्वारा करवा रहे हैं। अब देखो भाई मार्टिन लूथर जर्मनी का विद्वान था, एक भिक्षु भी था। भिक्षु मतलब चर्च के अंडर में जो भिक्षु नहीं होते हैं वो था। इनको बाइबिल इन्होंने अच्छे से पढ़ ली थी और बाइबिल इन्होंने देखा जो बाइबिल में है वो चर्च या पोप के नियमों के अलग है, यानी पोप ने बाइबिल से हट के नियम बना दिए हैं। बाइबिल में ऐसा पैसे ऐंठने का या लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने का कुछ भी नहीं लिखा है, तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, कैथोलिक चर्च के नियमों का विरोध सर्वप्रथम किया। उसने 1517 ईस्वी में टेंट जिन का विरोध किया जो शौर्य के प्रमाण पत्र बेच रहा था।
ऊपर पढ़ चुके हैं ना, जो प्रमाण पत्र देते थे। सैक्सन का शासक लूथर का मित्र था, जिससे लोगों में भी विरोध करने की हिम्मत आई। भाई सैक्सन का जो शासक था ना लूथर, उसका भी सहयोग लगा लो कि वो मित्र था, उसने भी कुछ नहीं कहा और लोग साथ जुट गए। कैथोलिक चर्च लूथर समर्थकों की लिप्चिंग शहर में बैठक हुई। फिर ये दो पार्ट में बट गया। एक तो देखो भाई पुराना रूढ़िवादी जो कैथोलिक कहलाए, और जो नया जो विचार थे ना वो लूथर यानी प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो कैथोलिक चर्च और लूथर समर्थकों की लिप्चिंग शहर में 1519 ईस्वी में बैठक हुई, जिसमें टकराव की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि विचारों का टकराव, पुराना और नया। नया तो क्या था, ये जो मार्टिन का था प्रोटेस्टेंट वाद, वो चाहता था कि जो बाइबल को है उसको मानो, और कैथोलिक पोप के अधीन था। 1526 और 1529 में भी टकराव होते रहे, क्योंकि बहुत से लोग कैथोलिक चर्च के नियमों में सुधार चाहते थे और पोप कैथोलिक करना नहीं चाहता था। यानी कि पोप उस सुधारों को लागू नहीं करना चाहता था। पोप चाहता था जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि उसको तो मज़े आ रहे थे उस लाइफ में, विलासिता लाइफ जी रहे थे। लूथर के समर्थक प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुयायी कहलाए, यानी प्रोटेस्टेंटवादी कहलाए। इस विचारधारा में फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जुड़ गए। किससे? प्रोटेस्टेंट से। और कैथोलिक चर्च की मान्यताओं से अलग हो गए। प्रभाव क्या रहा भाई, देखो इसका। पुनर्जागरण की प्रगति ने चर्च के नियमों और आडंबरों का विरोध करने से जन जागृति को संदेश दिया, तथा धार्मिक रूप से मानसिकता पर किए गए प्रहारों से लोग मुक्त हो गए। लोगों को पता चला पोप बाइबिल के अनुसार नहीं है। लूथर ने बाइबिल को क्षेत्रीय भाषा में छापा, जिससे लोग अवगत हुए, यानी बाइबिल से अवगत हुए। और पोप अलेक्जेंडर 6 ने पद वंशानुगत करना चाहा, पर बाइबिल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। लियो 10 पोप जुए का आदी था। बाइबिल के अनुसार कैथोलिक चर्च बाइबिल के अनुसार नहीं चल पा रही थी, यानी कि बाइबिल के अनुसार कोई भी काम कैथोलिक चर्च के नहीं थे, आडंबर उसमें आ गए थे। इस प्रकार मार्टिन लूथर ने पोप के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को धार्मिक आडंबरों से मुक्ति दिलाई। ये था भाई पुनर्जागरण। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।